अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेल को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद है और उनकी जो है ब्रीफली फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं कि उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन क्या है। अच्छा जी, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल का उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा जी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के नीचे आप लोगों को एक लिक्विड मैट्रिक्स नज़र आएगा जिसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेल की तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या सेल के अंदर जो रिएक्शंस होंगे वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक सेंट्रल प्रोसेसिंग कोर होगा जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियस, और यही न्यूक्लियस जो है बच्चे ये सेल की तमाम फंक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। अच्छा जी, इसके बाद आपको न्यूक्लियस के पेरिफेरी में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और चैनल्स आपको नज़र आएंगे जिसको हम कहेंगे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, जैसे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, इस तरह ये लिपिड सिंथेसिस करवाता है, और ये प्रोटीन पैकिंग जो है उसको रेगुलेट करता है, और ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प आउट करता है। उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपको एक दूसरी यहाँ पे सेक्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जिसको हम कहेंगे गोल्जी बॉडीज़। इन सिंपल इसको अगर आप लोगों ने याद करना है तो गोल्जी बॉडीज़ का सिंपल फंक्शन ये है कि ये सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिकिंग है उसको रेगुलेट करता है। इट्स मीन के डिफरेंट टाइप ऑफ वेसिकल्स बनेंगे, उसके अंदर प्रोटीन्स होंगे, उसकी एक्सोसाइटोसिस होंगी, उनसे लाइसोसोम बनेंगे। ये सारी चीज़ें जो है बच्चे ये गोल्जी बॉडी जो है वो इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक रॉड शेप स्ट्रक्चर या ग्लैंडुलर शेप स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल फंक्शन ये है कि ये एनर्जी के फंक्शन के लिए सेल के फंक्शन के लिए जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एक और टू लिटिल स्मॉल ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे जिसको हम कहेंगे राइबोसोम्स। और राइबोसोम का फंक्शन ये है कि दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, और ये जो है सेल के अंदर प्रोटीन्स को बनाएंगे। और लास्ट यहाँ पे एक और ऑर्गेनिज्म जिसको कहेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन ये है कि अगर सेल बहुत ज़्यादा एजड हो जाता है तो सेल की लाइसिस काज करता है, और अगर सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स है वो बहुत ज़्यादा एजड हो जाते हैं या वो ख़राब पड़ जाती है तो उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। ये किसका फंक्शन है? लाइसोसोम, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ, उसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अगर हम न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख देते हैं तो आपको उसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ यूं नज़र आएगी। अच्छा जी, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था तो उसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अच्छा जी, न्यूक्लियस का जो है उनके भी कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, उनके अपने फंक्शंस जो है वो मौजूद है। तो इसके आउटर मोस्ट पे एक मेम्ब्रेन होता है, जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल के पेरिफेरी में एक मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर एनवलप, और जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा जी, सिमिलरली जिस तरह के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होगा एक मैट्रिक्स फॉर्म में, इसी तरह आपको न्यूक्लियस के अंदर जो है बच्चे उसके अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे आपको जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ छोटे छोटे होल्स नज़र आएंगे जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर। और यही न्यूक्लियर पोर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें बनती है वो इसी पोर की वजह से ये बाहर आएंगे, या बाहर से अगर कोई मैसेज या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डीएनए तक पहुंचना चाहता है तो वो इन न्यूक्लियर पोर को जो है वो क्रॉस करके जो है इस डीएनए तक पहुंच जाता है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आप लोगों को एक डेंस सा सर्कुलर जो है एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा
जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इस तरह के सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। और इस न्यूक्लियोलस का फंक्शन बच्चे ये है कि इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन राइबोसोम सिंथेसिस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेल के अंदर जो राइबोसोम्स है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, सो न्यूक्लियोलस का फंक्शन ये है कि ये राइबोसोम की सिंथेसिस करवाता है। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है कुछ वाइट और रेड कलर में चीज़ें जो है नज़र आ रही, इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा। इस तमाम चीज़ को जो यहाँ पे एक नेटवर्क के फॉर्म में आप लोगों को नज़र आ रहा है बच्चे, इसको कम्प्लीटली हम कहेंगे क्रोमेटिन मटेरियल्स, या इसको हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल। जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जितनी वरासत में चीज़ें आती है, करेक्टर आएंगे, वो यही क्रोमेटिन मटेरियल जो है बच्चे, वो उन तमाम करेक्टर्स को यही क्रोमेटिन मटेरियल जो है उसको रेगुलेट करता है। अगर हम फिर इस क्रोमेटिन मटेरियल को अगेन डिवाइड करेंगे बच्चे, तो ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल होगा। जो वाइट कलर का है उसको हम कहते हैं डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियोटाइड से बना है। इट इज़ अ मैक्रोमॉलिक्यूल। अच्छा जी, और जो रेड कलर में आप लोगों को नज़र आ रहा है बच्चे, दे आर प्रोटीन, बेसिकली दे आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स मौजूद है, ये डीएनए, इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये डीएनए इन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द रैप होके एक नेटवर्क बनाता है, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल। अच्छा जी, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात, अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि अच्छा जी यहाँ पे तो डीएनए मौजूद है या प्रोटीन मौजूद है, तो सेल के अंदर क्रोमोसोम कहाँ पे नज़र आएंगे या कहाँ पे मौजूद है? अच्छा जी, तो इसका एक सिंपल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब सेल डिवीज़न की तरफ जाता है, कि जब सेल चाहता है कि मैं डिवाइड हो जाऊँ दो डॉटर सेल्स में, तो यही जो क्रोमेटिन मटेरियल है बच्चे, इनकी कुछ कॉइलिंग होगी, कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग, जिसके नतीजे में इस जैसी एक स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ पे आप लोगों को ब्लू में नज़र आ रहा है, डार्क ब्लू में, इस चीज़ को बच्चे हम कहेंगे क्रोमोसोम। जो ह्यूमन सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही क्रोमोसोम और यही क्रोमेटिन मटेरियल एक ही चीज़ है, लेकिन जब सेल डिवीजन करता है तो क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बनेगा, और जब ये डिवीजन नहीं करेगा, रेस्टिंग फेज में होगा या ग्रोथ फेज में होगा बच्चे, तो ये जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है दोबारा उसको बनाएगा। I hope you will understood. If you have any question, then you can ask in comments.